बच्चों, प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 17 इसमें कुछ प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 to 14 2x2 ऑर्डर के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 3x3 ऑर्डर के हैं और क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव है। इस प्रकार से इस पूरी प्रश्नावली में 2x2 ऑर्डर का और 3x3 ऑर्डर के आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 105 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में देख रहे हैं कि 1, 1, 1 आया है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम चयन कर रहे हैं जिससे कि समस्या निकल कर आवे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मैट्रिक्स 2 3 5 7। जो भी मैट्रिक्स दे, जिस ऑर्डर का दे, 2x2 ऑर्डर का होगा या 3x3 ऑर्डर का होगा। इंटरमीडिएट लेवल पर एनसीईआरटी में 2x2 और 3x3 ऑर्डर का, और सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। यदि 3x3 ऑर्डर का है तो 5 मार्क्स का या 8 मार्क्स का आता है। यह एक निश्चित प्रश्न है, इसलिए इसका बारंबार अभ्यास करना आवश्यक है। वर्किंग मेथड क्या होता है? जो भी आव्यूह दिया जाए उस आव्यूह को हम a के बराबर मान लेते हैं। तो मान लिया a इक्वल टू 2 3 5 7। जिस समय गुणन में गुणन के तत्समक का अस्तित्व बताए थे तो बताया गया था AI इक्वल टू IA इक्वल टू A। इसलिए A को IA लिख लिया जाता है चूंकि A इक्वल टू IA, जहां I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब कितने ऑर्डर का होगा? जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स दिया गया। यहां 2x2 ऑर्डर का है तो यहां I यानी I2 होगा, यानी सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब A यानी ज्यों का त्यों नोट
शुरू करते हैं। 2 3 5 7 आई सेकेंड ऑर्डर का 1 1 0 0 ए ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यहां पर उसका मान नहीं लिखते। ये a इक्वल टू आई ए हर प्रश्न को हल करने में लिखना होगा। ए दिए गए प्रश्न से मिलता है, आई जितने ऑर्डर का होगा उतने ऑर्डर का, और ए ज्यों का त्यों। यहां से दो रास्ते मिलते हैं। प्रारंभ में हम लोगों ने देखा कि जो प्रारंभिक रूपांतरण है पंक्ति रूपांतरण, और दूसरा था स्तंभ। आप प्रारंभ में पंक्ति रूपांतरण का अभ्यास करें, पंक्ति रूपांतरण का अभ्यास करने के पश्चात स्तंभ रूपांतरण को सीखें और दोनों की तुलना करें। दोनों की तुलना करके आप देखेंगे कि दोनों का मान या जिस विधि से भी ज्ञात करें दोनों का व्युत्क्रम एक ही आएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ए है, क्योंकि आपको बताए थे ए इनवर्स इक्वल टू आई, इस ए में किससे गुणा करें कि ये आई बन जाए, तो ये बायां पक्ष आई बनाना है, यानी ऐसा बनाना है। जिस समय हम विकर्ण अवयव बताए थे तो बताए थे कि A11 A22 और ये सब ये अवयव आपके मुख्य विकर्ण के अवयव या विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। चले तो यहां पर देख रहे हैं कि A11 यानी यहां 1 लाना चाहिए। 1 अब यहीं से हमारी योजना प्रारंभ होती है। देखते हैं कि क्या A11 के जगह पर 1 है तो ठीक है, नहीं है तो 1 वहां पर लाने का प्रयास करें। यहीं से टेक्निक शुरू होती है। अब देख रहे हैं, बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में 1 है या सेकेंड रो में है, इंटरचेंज करने को मिल जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर लिया गया। अब देख रहे हैं कि 2 और 5 है, 1 नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है। इसलिए हम R1 और R2 जो पहला नियम बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंज कर देते हैं, Ri इंटरचेंज टू Rj, तो यहां 1 और 2 को हम इंटरचेंज करेंगे। दो तरह से लिखा है, या तो राइट साइड में लिखें या यहीं पर लिख करके हम नीचे चले। तो यहां पर हम लिख रहे हैं ऑपरेशन पहला R1 इंटरचेंज R2। जो रूपांतरण या प्रारंभिक संक्रिया यहां पर करेंगे बाईं ओर, वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करना होगा, इसलिए साथ साथ दोनों काम करते हैं। तो R1 R2 परस्पर विनिमय, तो ये R1 पर चला जाएगा और ये R2 पर, तो ये बन गया 5 7 2 3। जब बाईं तरफ किए तो दाईं तरफ भी करना होगा, तो यहां पर 0 1 और यहां पर 1 0, ये आपका A पहला ऑपरेशन किया या ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब यहां 1 लाना है। अब 1 कैसे आएगा, अलग अलग ढंग हो सकते हैं। स्टूडेंट ए का
मन में विचार आता है कि यहां 1 लाना है, और यह भी ध्यान रखना है कि जो 3 प्रारंभिक संक्रियाएं थी वही करना है, कि विनिमय करना है, किसी पंक्ति में दूसरी पंक्ति में अधिक से या अशून्य से गुणा करके जोड़ना है या घटाना है, या अधिक से भाग देना है। देखो R1 में यदि 5 से भाग दे दें तो 5 को 5 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। एक मेथड, या तो डिवाइड कर दे R1 से, यानी लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू 1/5 R1 करेंगे तो 5/5 1, तो यहां 7/5 आएगा, यहां 0/5 यानी 0, यहां 1/5, ऐसा हो सकता है। देख रहे कि ऐसा करने पर ये भिन्न में आएगा, फ्रैक्शन आएगा, तो इससे बचना चाहिए प्रारंभ में। अगर कर दिया कोई स्टूडेंट तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि सेकेंड रो में 2 से गुना कर दे और फर्स्ट रो में से घटा दे तो 5 - 4 1 हो जाएगा, तो ये भिन्न नहीं आएगा। तो ऐसी क्रिया सुविधाजनक करनी चाहिए। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा? R1 इक्वल टू R1 - 2 R2। अब ये सब साथ साथ नहीं चलेंगे, यही स्टेप रहेगा, और जो कुछ भी लिखे सावधानी पूर्वक लिखें। तो कैसे हम लिखेंगे ये देखें स्टेप। बाईं तरफ क्या लिखना है, दाईं तरफ क्या लिखना है, इसके लिए हम इसके बाईं ओर मार्जिन लाइन हाशिया खींचकर इधर का रफ कार्य और दाईं ओर भी खींचकर इधर का रफ कार्य अगर हम करना शुरू करें 2/2 में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुख्य समस्या आएगी 3/3 में। सुविधा के लिए प्रारंभ से सीखना शुरू करिए। R1, तो ये R1 है। R1 क्या है? 5 है, 7 है। R1 में से क्या करना है? R2 का 2 गुना करना है। तो R2 का 2 गुना, ये R2 है, इसमें 2 गुना का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2 × 3 6। क्या करना है? घटाना है। तो माइनस जब करेंगे तो ये माइनस, तो 5 - 4 1 और 7 - 6 1। इस प्रकार से यहां 1 आ गया, ये बाईं तरफ। इसीलिए ये साइड में जब अभ्यास हो जाए तो आप मौखिक कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग मेथड में ऐसा करने पर कभी गलती नहीं होगी। अब यहां तो कर लिया, यहां भी करना होगा। जो ऑपरेशन इधर वही ऑपरेशन इधर। जिसमें R1 तो 0 1, तो यहां भी 0 0 1। इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 × 1 2 और 2 × 0 0। घटाएंगे तो माइनस 0 - 2 -2 1 - 0 1, यानी -2 1। यहां लिख दिए -2 1। चूंकि R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो जिस पर ऑपरेशन नहीं हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2 3, तो 2 3 1 0। आपने देखा कि यहां 1 आ गया। एक मेथड था डिवाइड करके बोले थे कि 5 से डिवाइड कर देते, तो यहां 1, यहां 7/5, यहां 0, यहां 1/5 आ जाता। वह भी एक मेथड है। दूसरा स्टूडेंट चाहे वैसे भी कर सकता है, लेकिन सबका उत्तर लास्ट में एक ही आएगा।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, परीक्षा में अभ्यास करने के लिए मार्जिन लाइन की तरफ चाहो पेंसिल से ये हल कर लो, राइट साइड में भी कर लो, या लास्ट में इसे काट देना रफ कार्य। मेन यही है आपका। यहां 1 1 0 0 आएगा। अब यहां 0 चाहिए, 1 क्यों लाते हैं? क्योंकि 1 की एक विशेषता होती है कि उस समय जितने से गुणा करें उतना बन जाएगा। 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको 1 अब इसके नीचे का 0 लाएंगे तो 2 रुपया है, 2 रुपये का अगर सामान खरीद लेगा, खर्च हो जाएगा तो कोई पैसा नहीं बचेगा। ऑपरेशन R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1। R2 में R1 में 2 से गुणा करके घटा दिया, जो आएगा वो R2 में लिखा जाएगा। यहां हम लिख लिए A बना लिए। अब क्या करना है, R2, तो R2 पहले ये लिख दें, क्या है 2 3। R2 में से क्या करना है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये R1 है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 into 1 2, 2 into 1 2। क्या किया गया है, घटाया गया है, माइनस, तो यहां माइनस माइनस 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, तो क्या आया 0 1। किसमें, R2 में, R2 में आया, क्या आया 0 1, तो यहां लिख दिए 0 1। R1 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, तो R1 को 1 1 लिख दिए। अब राइट हैंड साइड में करेंगे, R2 यानी ये 1 0 माइनस 2R1। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस 4। यहां 2 क्या करना है, माइनस। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस 1 प्लस 4 5, और ये माइनस 2। इस प्रकार से यहां R2 में क्या आया 5 माइनस 2। R1 में कोई ऑपरेशन हुआ नहीं है, तो यहां पर क्या था माइनस 2 1 1। अब नेक्स्ट अभी 1 1 0 0 नहीं बना है, ये 1 यहां 0 ला दिया। अब A2 A1 1, अब A2 2 पर विचार करेंगे, इसकी सहायता से ऊपर 0 लाएंगे। अब देखें, यदि हम अब यहां 0 आ गया है तो फायदा क्या है कि 0 किसी में जोड़ो घटाओ मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब 1 है, R1 में से R2 को घटा देंगे तो 1 माइनस 1 0 सीधे हो जाएगा। अब देखो R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 में से घटाना है तो ये 1 1, किसको R2 को, तो 0 1 माइनस माइनस, तो ये 0 और 1 माइनस 0 1, तो क्या आया 1 0, तो यहां लिख दिए 1 0। इसमें चेंज नहीं करना था तो 0 1। अब यहां R1 माइनस R2, तो R1 को इधर लिखो माइनस 2 1, R2 5 माइनस 2, क्या है माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा। इसका साइन क्या है प्लस 5, तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7।
यहां पर ज्यों का त्यों R2 में 5 माइनस 2 8। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1। इसका मतलब अभी आपको जो बताए थे कि A इनवर्स इक्वल टू I आ गया। इसका मतलब कि A इनवर्स ये आपका A इनवर्स होगा और इस A इनवर्स को हम लास्ट में लिखते हैं, इसलिए A इनवर्स इक्वल टू व्हाट -7 3 5 -2। यही दिए गए आव्यूह A का व्युत्क्रम होगा। आइए आंसर इसका मिला ले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, -7 3 5 -2 आंसर करेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर विचार करेंगे। वह 2x2 ऑर्डर का है, लेकिन उसका क्या हम लोग प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं? तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नंबर 14 2x2 का ऑर्डर का ही मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है कि इस आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए, परिणाम क्या आएगा इसकी चिंता मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में तो प्रश्न दिया गया है कि प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। समस्या आएगी तो उसका निराकरण किया जाए। बताया गया था चूंकि A इक्वल टू I A 2 1 4 2 I 2x2 ऑर्डर का है। लीडिंग डायगोनल 1 1 0 तो 1 0 0 1 A। क्या A11 1 है? देख रहे हैं कि नहीं है। क्या किसी अन्य पंक्ति में 1 है? नहीं है। जब 1 नहीं है तो कौन बड़ा है? तो 2 और 4 में बड़ा कौन है? 4 है, इसलिए 4 को ऊपर लेकर चले। ऐसी स्थिति में R1 इंटरचेंज इनटू R2, R1 और R2 प्रथम और द्वितीय पंक्ति को परस्पर बदल दिया है। 4 2 2 1 0 1 1 0 A। अब दो स्थिति 4 डिवाइड अगर करे 4 से तो यहां 1 तो यहां 1/2, लेकिन अगर R1 में R2 में 2 से गुणा करके R1 में से घटा दे तो देखा जाए क्या प्राप्त हो रहा। R1 इक्वल टू R1 माइनस 2R2। R1 में से तो यहां हम सुविधा के लिए 4 2 R2 का 2 गुना करें तो 4 2 घटा दे तो माइनस माइनस तो ये 0 0 आ जाएगा। 0 0 2 1
इधर 0 1 R2 में 2 से तो 2 0 हटाएंगे तो माइनस माइनस तो -2 1 -2 1 और 1 0 A। आप देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में जो A था पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो गए या दूसरी पंक्ति के हो जाते शून्य। तो नियम क्या है, यदि प्रारंभिक संक्रिया 1 या 1 से अधिक करने पर बाएं पक्ष में या ए में 1 या 1 से अधिक पंक्तियों में या स्तंभों में सभी अवयव शून्य हो जाए तो उस आव्यूह का अस्तित्व नहीं होता है, फलस्वरूप उसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। तो देख रहे हैं यहां चूंकि R1 के आव्यूह A के या डायरेक्ट R1 के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए आव्यूह A के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, अर्थात आव्यूह A का प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जब भी हम 1 या 1 से अधिक एलिमेंट्री ऑपरेशन करें, बाएं पक्ष में A के 1 या 1 से अधिक पंक्तियों के अवयव शून्य हो जाए तो उस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3x3 आर्डर के आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे। थैंक यू।